हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। आज की वीडियो में बात करेंगे गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में। एयर पोल्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है आपके डिस्पर्सन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, उनकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स की इसमें आपका गॉसियन प्लूम मॉडल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, लाइक करना। चलिए, तो गॉसियन प्लूम मॉडल है, ये आपका मैथमेटिकल मॉडल है जिसका यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, जो कि एमिटेड फ्रॉम द कंटिन्यूस पॉइंट सोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पॉइंट सोर्स है, नॉन पॉइंट सोर्स नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चर टर्न ऑफ, हाईवेज, उनके थ्रू आपका जो वाटर का जो पोल्यूशन होता है या फिर एयर का भी कोई डिस्पर्स ओके पोल्यूशन कोई डिस्पर्स सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्स से आ रहा है, ठीक है, तो उसका एस्टिमेशन आपके गॉसियन प्लूम मॉडल से नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि पॉइंट सोर्स होगा, जैसे आपका चिमनी हुआ या स्टिक हुआ, ठीक है, भट्टे जो चलते हैं और इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीज होती हैं, वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन अगर निकालना तो गॉसियन प्लूम मॉडल का यूज़ किया जाता है एट एनी लोकेशन डाउनविंड। डाउनविंड जानते हो, जहाँ पर आपका जो विंड का डायरेक्शन है वो डाउन साइड होता है। फिर ये एज्यूम करता है पोल्यूटेंट डिस्पर्सन इन द एटमॉस्फेयर फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है आपका गॉसियन प्लूम मॉडल। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने देखा होगा, जिसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डाटा का या फिर किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन है, वो एक लेवल पर आपका बढ़ता जाएगा, फिर एक पीक पॉइंट आएगा इसका, देन बाद में वापस ये डाउन करना शुरू कर देगा। ठीक है, इट एज्यूम्स द पोल्यूटेंट डिस्पर्सन इन द एटमॉस्फेयर फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इन द बोथ वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन। वाई जैसे आपका यहाँ पर हो गया एक्स डायरेक्शन है, फिर ऊपर हो गया आपका वाई, फिर इधर की साइड हो गया आपका जेड डायरेक्शन, या फिर इसको हम उल्टी साइड में भी लिख सकते हैं, उधर की साइड आपका जेड डायरेक्शन हो गया। तो इन दोनों डायरेक्शन में आपका जो पोल्यूटेंट है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। अब हम आगे बात करें तो ये रहा आपका डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे स्टेक है, यहाँ पर से आपका प्लूम राइज कर रहा है। ठीक है, ये प्लूम का जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के अलोंग आपका प्लूम चलता जाएगा और इसका कंसंट्रेशन है वैसे डिस्पर्स होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे डायरेक्शन बढ़ेगी, विंड स्पीड आपका यू है यहाँ पर, जेड डायरेक्शन इधर, एक्स डायरेक्शन इधर, और आपका जो वाई डायरेक्शन है वो उधर की साइड हो जाएगा इसमें। अब इसमें डेल एच है, फिर एच है। अब जो डेल एच क्या है, जैसे इफेक्टिव जो स्टेक हाइट है वो आपका एच हो गया, फिर यहाँ पर ये डेल एच हो गया आपका प्लूम राइज, और जो स्टेक हाइट है वो एच हो गया। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है इसका। अब इसको डायग्राम ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका थोड़ा इसके बारे में जानोगे। जैसे इसका यूज़ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यूज़ इन द एयर क्वालिटी इंपैक्ट असेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अप्लाई करते हैं इसको जो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडीज़ होती है। ठीक है, कोई भी जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होने जा रही है, तो वहाँ पर वो इंडस्ट्री जैसे पोल्यूशन कॉज करेगी इन फ्यूचर, तो वो कैसे अफेक्ट होगा एरिया और विंड की डायरेक्शंस, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये स्टडीज़ में इसका रोल है गॉसियन प्लूम मॉडल का, और यूज़ फॉर द स्टेक हाइट डिज़ाइन। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ का जो स्टेक का हाइट है कितना होगा, ठीक है, उसको डिज़ाइन करने के लिए आपके गॉसियन प्लूम मॉडल का यूज़ किया जाता है। ये इसका बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं आपका कंसंट्रेशन सी, ठीक है, इन द ऑल थ्री डायरेक्शन एक्स वाई जेड ऑफ एनी पोल्यूटेंट। इसमें बहुत सारे पैरामीटर है, ये फॉर्मूला इसका और कोई वो नहीं है, मेथड आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एक्स डायरेक्शन में निकल रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिग्मा वाई और सिग्मा जेड लेना है, पूरे फॉर्मूले इसमें। ठीक है, अगर हम वाई के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपका सिग्मा एक्स और जेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर जेड का निकाल रहे हैं तो एक्स और वाई का यूज़ करेंगे। ये से आपका एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी दो अपने आप बना लो। ठीक है, इसमें क्या है कि क्यू अपॉन 2πu, ठीक है, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। अब एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये ई की पावर में है। यहाँ ये जो पूरी वैल्यू है आपकी वो ई की पावर में, और ये भी आपकी पूरी वैल्यू ई की पावर में, ये भी पूरी वैल्यू आपके ई के पावर में है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये सिंबल्स हैं, दिख रहे होंगे। अब इसमें जैसे आपका 2π है, तो जो स्मॉल यू होता है वो आपका विंड स्पीड एट स्टेक हाइट। ठीक है, स्टेक हाइट पर आपका विंड का स्पीड क्या है, ये होता है आपका यू। फिर हम आगे बात करें तो जो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड है वो क्या होता है, जैसे सिग्मा वाई है तो वो हॉरिजेंटल डिस्पर्सन, हॉरिजेंटल यानी ऐसे, ठीक है, और वर्टिकल हो गया आपका ऐसे, वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो हॉरिजेंटल डिस्पर्सन कोफिशिएंट होगा आपका सिग्मा वाई, और फिर बाद में जो वर्टिकल डिस्पर्सन कोफिशिएंट होगा वो आपका जेड होगा। अब जो डाउन विंड डिस्टेंस है, डाउन विंड डिस्टेंस और क्रॉस विंड डिस्टेंस, ठीक है, एक्स और वाई हो गई है यहाँ पर, और जेड हो गया आपका हाइट अबव द ग्राउंड। जो ग्राउंड से ऊपर की हाइट होगी वो आपका जेड हो जाएगा। और जो इसमें जो कैपिटल एच है वो इफेक्टिव स्टेक हाइट है, जो कि
सम होता है आपका प्लूम राइज का और स्टेक हाइट का, ठीक है, जिसमें आपका डेल एच और स्मॉल एच का समीशन होता है, कैपिटल एच। फिर जो पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन है वो आपका कंसंट्रेशन ग्राम पर मीटर क्यूब में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, यूनिट भूलना मत। क्यू होता है आपका एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट, एमिशन का रेट, ठीक है, जो कि ग्राम पर सेकंड में होता है। तो ये सारा सिंबल है, इसमें हीरा फॉर्मूला, इसमें एक्सपोनेंशियल ना, माइनस में आप पहले वाई आएगा, वाई स्क्वायर, फिर 2 सिग्मा वाई का स्क्वायर, फिर बाद में आपका जेड माइनस एच का होल स्क्वायर, देन 2 सिग्मा अपॉन में आपका सिग्मा स्क्वायर है जेड की डायरेक्शन में, फिर अगेन आपका ई की पावर में ये आपका जेड प्लस एच स्क्वायर, ये सेम ही है फॉर्मूला, इसमें पहले आपका माइनस आएगा देन बाद में प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में ऐसे, और ये इनका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये रहा आपका इसका जो बेसिक इक्वेशन है क्वेश्चन प्लूम मॉडल का। फिर हम आगे बात करें तो इस इफेक्टिव स्टेक हाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर ईजी सा न्यूमेरिकल आना हुआ, ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से निकलता है कि कैपिटल एच है वो इफेक्टिव स्टेक हाइट होता है, जहाँ पर आपका जो स्मॉल एच है वो फिजिकल स्टेक हाइट होता है, और डेल एच होता है प्लूम का राइज, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा स्मॉल एच है जो कि फिजिकल स्टेक की जो हाइट है वो है, और डेल एच है आपका जो प्लूम ऐसे निकल रहा है, ठीक है, प्लूम कितना ऊपर तक जा रहा है चिमनी से, वो आपका डेल एच होगा प्लूम का स्टेक हाइट, ठीक है, और ये दोनों आपके मिलकर इफेक्टिव स्टेक हाइट का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, जिसका समेशन होता है। फिर जितनी ज़्यादा स्टेक हाइट ज़्यादा होगी उतना लोअर ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, चिमनी का जो स्टेक हाइट है जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही पोल्यूटेंट्स ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो उनको डिस्पर्स होने में उतनी ही दूरी लगेगी, ठीक है, वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे डिस्पर्सन के लिए, जिससे आपका जो ग्राउंड लेवल का कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स का वो कम होगा। फिर हम आगे बात करें तो प्लूम राइज एल एच वो आपका डिपेंड करता है एग्जिट वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, किस लेवल तक, ठीक है, किस स्पीड से आपका गैस का एमिशन हो रहा है, फिर स्टेक गैस टेम्परेचर, जो चिमनी की गैस निकल रही है उसका टेम्परेचर क्या है, फिर एम्बिएंट एयर टेम्परेचर जो आसपास की एयर है उसका टेम्परेचर क्या है, और विंड की स्पीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्टली फैक्टर दे देगा आपको एग्जाम में, पूछ लेगा, ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आराम से बन सकता है। प्लूम राइज आपका किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब इसके लिए प्लूम राइज के लिए आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक इक्वेशन है, ब्रिग्स इक्वेशन, इसका यूज किया जाता है। अब आपके एग्जाम के लिए एक पॉइंट है, ब्रिग्स इक्वेशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब प्लूम राइज इंक्रीज करता है विद द हायर टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंस और एग्जिट वेलोसिटी, अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपका प्लूम का राइज भी उतना ही तेज़ी से होगा, और आपका जो डिफरेंस आपका एग्जिट वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो भी आपके प्लूम का राइज वो भी ज़्यादा होगा। अब ब्रिग्स इक्वेशन क्या है, ये आपका यूज टू कैलकुलेट द प्लूम हाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लूम का हाइट को निकालें फ्रॉम स्टेक और एग्जॉस्ट सोर्स, स्टेक और एग्जॉस्ट सोर्स से आपका प्लूम का हाइट होता है निकलता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिग्स इक्वेशन। अब इसमें क्या है, जो एच आर है इक्वल टू 3 VD अपॉन में यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखो। एच आर क्या है, एच आर है आपका प्लूम राइज हाइट, ठीक है, किस हाइट तक आपका प्लूम राइज कर रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इक्वल टू 3 VD, ठीक है, 3 गुना होता है आपका VD का, VD क्या है, वी है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट का जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है जिसको मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक है, याद रखना आप, एरिया नहीं है इसमें, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूज के अंदर, तो फिर वो आपका होगा मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड, डायमीटर ऑफ द स्टेक, ठीक है, जो चिमनी का डायमीटर है वो मीटर में हम लेंगे, और यू होता है आपका विंड स्पीड एट स्टेक हाइट, स्टेक हाइट पर आपका विंड का स्पीड क्या है आपका यू में कंसिडर होता है। तो ये रहा आपका ब्रिग्स इक्वेशन। अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे कि कौन सी इक्वेशन का यूज किया जाता है आपका प्लूम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका ब्रिग्स इक्वेशन होगा। और प्लूम जो मॉडल्स है, प्लूम बिहेवियर्स है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, उसके उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ मैं, ठीक है, हो सके तो उसको देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आगे हम बात करते हैं डिस्पर्सन कोफिशिएंट, जो आपका सिग्मा वाई और सिग्मा जेड होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ प्लूम, ठीक है, वो डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और डाउनविंड डिस्टेंस यानी कि आपका प्लूम कितना दूर तक जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउनविंड डायरेक्शन में जाएगा, और एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी, अगर आपका एटमॉस्फेयर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका डिस्पर्सन होगा पोल्यूटेंट्स का, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका स्प्रेड होगा प्लूम। अब इसमें एक क्लासिफिकेशन है स्टेबिलिटी का, इसको कहते हैं हम पास्कल गिफोर्ड स्टेबिलिटी क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, एज इट इज़ आप याद रख लेना इन केस, ठीक है, वैसे आता नहीं, पूछा नहीं जाता, बट अगर बाई चांस पूछ भी ले तो आप इसके लिए भी तैयार हो, ठीक है। पास्कल गिफोर्ड स्टेबिलिटी क्लासेस, जेसो का नहीं कहता मैं, बट आपके जेई वालों को पूछ सकता है, जो बीटेक वाले हैं
उनके पेपर में आने का चांस है इसका, पास्कल गिफर्ड स्टेबिलिटी क्लासेस का। तो इसमें क्या है, आपके 5-6 क्लासेज है, डिवाइड कर दी गई है। इसमें ये होता है आपका वेरी अनस्टेबल, ठीक है, जो कि एयर पोल्यूशन के लिए काफ़ी सूटेबल कंडीशन होती है, जिसमें आपका पोल्यूटेंट का डिस्पर्सन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी क्या बोलते हैं अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। फिर बी, फिर थोड़ा अनस्टेबल, फिर सी होगा स्लाइटली स्टेबल, फिर डी आपका न्यूट्रल कंडीशन हो गया। न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो इज इक्वल टू द एडियाबेटिक लैप्स रेट या ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, उसके इक्वल हो जाता है, तो वो आपका न्यूट्रल कंडीशन होता है। और स्लाइटली स्टेबल कंडीशन ये हो गया, और एफ होगा लास्ट आपका वेरी स्टेबल, ठीक है, वेरी स्टेबल कंडीशन होता है। इसमें क्या होगा, अब स्टेबल कंडीशन है तो इसमें आपके जो पोल्यूटेंट होंगे वो आपके वहीं तक कंसनट्रेटेड रह जाएंगे, ठीक है, वो डिस्पर्स नहीं करेंगे उस लेवल तक। अब जो मोर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है वो मोर डिस्पर्सन होता है और लोअर कंसनट्रेशन जो कि सूटेबल होती है फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब की एजम्पशंस ऑफ द गॉसियन प्लूम मॉडल आपके एग्जाम में यही पूछता है मेनली, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे कोई भी एनवायरमेंट लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें गॉसियन प्लूम मॉडल के एजम्पशन पूछेगा, आपको डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है एजम्पशन है, क्योंकि ये एक तरह के एजम्पशंस ही है, ठीक है। इन रियलिटी ये चीज़ें काम नहीं करती, बट किसी कोई भी मॉडल होता है वो आपके एजम्पशन पर ही बेस होता है। उसमें जो आइडियल कंडीशंस होती हैं वो ही कंसिडर की जाती है, जैसे कि आपका एमिशन का सोर्स है गॉसियन प्लूम मॉडल में वो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और जो टेरेन है उसका वो फ्लैट होना चाहिए, यूनिफॉर्म टेरेन होना चाहिए जहाँ पर जो आपका स्टेक है। फिर विंड स्पीड और डायरेक्शन है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, जिसको हम होमोजेनस फ्लो कहते हैं, ठीक है। होमोजेनस फ्लो में आपका विंड स्पीड होना चाहिए। और पोल्यूटेंट्स इज कंजर्वेटिव, कोई रिएक्टिव पोल्यूटेंट्स नहीं होना चाहिए जो कि केमिकल रिएक्शन करे। और नो ग्रेविटी फॉलोआउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी फॉलोआउट भी नहीं होना चाहिए। और स्टडी स्टेट कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5th पॉइंट स्टार लगा लेना। स्टडी स्टेट कंडीशन इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टेंट रेट ऑफ एमिशन फ्रॉम पॉइंट सोर्स, तो कोई पॉइंट सोर्स है आपका जो एमिशन हो रहा है पोल्यूटेंट्स का वो आपका कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। फिर डिस्पर्सन फॉलो करता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जो डिस्पर्सन होता है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। कुछ और बातें देखिए, जो परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ प्लूम, ठीक है, इसमें क्या होता है जो प्लूम है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका ग्राउंड से, ठीक है। नो ग्राउंड एब्जॉर्प्शन, ग्राउंड पर 1% भी आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए पोल्यूटेंट्स का या प्लूम का। फिर ऑल वेरिएबल्स आर द असेंबल्स एवरेज, सारे वेरिएबल्स होते हैं उनको एवरेज लेते हैं, विच इंप्लाइज लॉन्ग टर्म एवरेजिंग विद स्टेशनरी कंडीशन। स्टेशनरी कंडीशन के साथ में हम लॉन्ग टर्म जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनका एवरेज लेते हैं इसमें, ठीक है, गॉसियन प्लूम मॉडल में। तो ये सारी एजम्पशंस थी, रट लेना प्लीज़, आएगा आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आए गॉसियन प्लूम मॉडल से तो एजम्पशन से ही ज़्यादा चांस है आपके आने का। फिर फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को, अगर विंड स्पीड बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन आपका डाउन होगा क्योंकि डिस्पर्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर एमिशन का रेट अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन राइज करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एमिशन होगा उतनी ज़्यादा पोल्यूटेंट की आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर स्टेक हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका ग्राउंड लेवल का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। जितना चिमनी का जो स्टेक हाइट है उतना ज़्यादा होगा, आपका ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन उतना कम होगा। और एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा डिस्पर्सन होगा, और डिस्पर्सन जितना ज़्यादा होगा तो आपका कंसंट्रेशन डाउन कर जाएगा। और डाउन विंड डिस्टेंस है वो अगर जितनी ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन पहले तो बढ़ेगी, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे आपका जितना जो स्टेक से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोल्यूटेंट्स का, तो धीरे धीरे वो आपका डाउन भी करता जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन आपका कम होता जाएगा। अब ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है वो आपका मैक्सिमम होता है किसमें, लो विंड स्पीड में, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है आपका मैक्सिमम होता है लो विंड कंडीशन, अगर विंड स्पीड कम हो या एटमॉस्फेयर आपका स्टेबल कंडीशन में हो या फिर जो स्टेक हाइट है वो आपकी छोटी हो, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उसी एरिया में कंसनट्रेटेड होके रह जाते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन प्लूम मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपका एयर क्वालिटी प्रेडिक्शन में यही में यूज़ किया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल स्टेक हाइट डिज़ाइन और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, ठीक है, जिसमें आपका CPCB और SPCB के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं उनको कैसे रेगुलेट करना, ठीक है, उसमें भी आपका गॉसियन प्लूम मॉडल का यूज़ किया जाता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द बफर जोन, ठीक है, बफर जोन जैसे अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आपके ढेर सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे एमिशन हो रहा है, तो उसके जो बाहर का जो एरिया होगा, ठीक है, कुछ पेरीफेरी तक का कुछ किलोमीटर्स का, उसको एज ए बफर जोन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, या फिर जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर ना अर्बनाइजेशन उसको रोकने के लिए आपका बफर जोन क्रिएट करते हैं
उसमें आपका क्वेश्चन फ्लो मॉडल का भी यूज किया जाता है कि किस हद तक जो पॉल्यूटेंट्स है वो आपके डिस्पर्स करेंगे उस इंडस्ट्रियल एरिया से। फिर लिमिटेशंस क्या है, नॉट सूटेबल फॉर द काम विंड कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वहाँ पर काम विंड कंडीशन मतलब स्टेबल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, टर्बुलेंस आपका जीरो है, तो उसके लिए आपका क्वेश्चन फ्लो मॉडल ज़्यादा काम नहीं करता, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। और कॉम्प्लेक्स अगर टेरेन हुआ तो वहाँ पर भी आपका ये काम नहीं करेगा। और नॉन कंटिन्यूस सोर्स, अगर आपका सोर्स है वहाँ पर कंटिन्यूसली एमिशन नहीं हो रहा, ठीक है, पोल्यूटेंट्स का, तो भी आपका क्वेश्चन फ्लो मॉडल उस पर अप्लाई नहीं होता। लेस एक्यूरेट है नियर द सोर्स, ठीक है, सोर्स के पास में आपका इतना एक्यूरेसी नहीं दिखाता क्वेश्चन फ्लो मॉडल, और एज्यूम करता है ये स्टडी मेटीरियोलॉजी, जो कि इन रियल केस आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपके रही लिमिटेशंस क्वेश्चन फ्लो मॉडल की। तो ये सारी बातें थी क्वेश्चन फ्लो मॉडल के बारे में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।